नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहित सिंह रावत और आज के इस लेक्चर में हम उत्तराखंड का जो पंवार वंश है या परमार वंश है उसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये पंवार वंश की पहली क्लास है। यहां पर हम पंवार वंश की प्रस्तावना से लेकर प्रशासन तक कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम उत्तराखंड के इतिहास में जो प्रागैतिहासिक स्थल है या प्रागैतिहासिक काल है वहां से कत्यूरी वंश तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम पंवार वंश की शुरुआत करने वाले हैं। यह जो डाटा है आपके सामने डॉक्टर अजय सिंह रावत की बुक से और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से हमने यहां पे रखा है। डिटेल से डिस्कस करते हैं उत्तराखंड में पंवार वंश के बारे में। और हाँ दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चर्चा करते हैं दोस्तों पंवार वंश के बारे में। पंवार वंश के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि पंवार वंश का संस्थापक कौन था। तो इसे पता करने के लिए हमें कुछ स्रोत मिलते हैं और स्रोत में हमें 4 सूचियां मिलती है। सूची मतलब कुछ नहीं, एक कागज का टुकड़ा है जहां पर पंवार जो राजा हैं उनका नाम दिया गया है। और यह जो सूची है हमें 4 सूचियां मिलती है। पहली सूची मिलती है कैप्टन हार्डविक की जो हमें 1796 में मिली थी। फिर दूसरी जो सूची मिलती है बेकट की। एक्चुअली जो बेकट की जो सूची थी वह गवर्नमेंट सूची थी, यानी उस समय ब्रिटिश काल के पास यह सूची प्राप्त थी और यह जो सूची बेकट को मिली थी 1849 में मिली थी। फिर तीसरी सूची की बात करें विलियम के पास और चौथी सूची की बात करें एटकिंसन के पास। एटकिंसन के पास जो सूची प्राप्त हुई पंवार वंश से संबंधित राजाओं की वह मिली थी उन्हें किसी अल्मोड़ा के एक पंडित के घर से। तो यह 4 सूचियां हमें पंवार वंश के जो राजा हैं उनके स्रोत के बारे में जानकारी देते हैं। अब इन चारों सूची में से जो सर्वाधिक प्रामाणिक जो सूची है वह है बिकेट सूची, या बिकेट हम इसे क्या कहते हैं, लिस्ट कहते हैं, यानी सूची को लिस्ट कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि यह कागज का टुकड़ा रहा होगा और कागज के टुकड़े में इन राजाओं का नाम लिखा होगा, इनका कर्म लिखा होगा, इनका काल लिखा होगा। तो यह बेकट सूची है और यह सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है क्योंकि यह जो सूची है सभासार ग्रंथ है, इससे काफी मेल खाती है। सभासार ग्रंथ की बात करें तो इसकी रचना 1828 में सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी, जो कि मूलतः ब्रज भाषा में और इसके 7 खंड है। यह जो पुस्तक है यानी यह जो ग्रंथ है सभासार ग्रंथ वर्तमान में भी सुरक्षित है, यानी इसकी जो मूल प्रति है वर्तमान में सूरबीर सिंह पुराना जो दरबार है या म्यूजियम है टिहरी गढ़वाल में वहां पर संरक्षित है। सूरबीर सिंह की बात करें तो इनका पूरा नाम था ठाकुर सूरबीर सिंह पंवार और इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम था सांवरी ग्रंथ। सूरबीर सिंह पंवार वंश से संबंधित है और इन्होंने सांवरी ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ नाम से भी संबोधित किया है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो कबीर देवराज है उनकी एक पुस्तक है गढ़वाल राज्य वंशावली, वहां पर भी हमें जो पंवार शासक है उनकी वंशावली का पता चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यह जो दोनों पुस्तक हैं या ये तीनों पुस्तकें सभासार ग्रंथ, सांवरी ग्रंथ या गढ़वाल राज्य वंशावली, यह तीनों आपको सूरबीर सिंह पुराना दरबार जो म्यूजियम है टिहरी गढ़वाल में वहां पर मिलेगी। अब इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जो पुराना दरबार यहाँ पे ऊपर नाम आया था यह भी काफी प्रसिद्ध है। पुराना दरबार जिसे हम राजप्रसाद कहते हैं, इसका निर्माण अगर टिहरी गढ़वाल में सबसे पहले बात करें तो 1815 में कराया गया था और इसका दूसरा निर्माण की बात करेंगे, दूसरा राजप्रसाद की बात करेंगे तो 1848 में। यह दोनों जो निर्माण कराए गए थे राजप्रसाद का सुदर्शन शाह द्वारा कराए गए थे। इसके अलावा एक अन्य दरबार भी है जिसे नया दरबार के नाम से जाना जाता है, 1880-81 में कीर्तिसाद द्वारा कराया गया था। तो पुराना दरबार से भी प्रश्न बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी बातों को, यानी हम बात करें बिकेट सूची के अनुसार बात करें, सभासार ग्रंथ की बात करें या फिर हम कबीर देवराज कीर्ति या अन्य इतिहासकारों की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो पंवार वंश है उसका वास्तविक संस्थापक था वह था कनकपाल, जिसका शासनकाल 688 ईस्वी या 888 ईस्वी रहा होगा। तो इन सूची के आधार पर पंवार वंश का जो संस्थापक था वह कनकपाल था और संभवतः या तो वो 688 में बैठा होगा गद्दी पर या तो 888 ईस्वी पे गद्दी पे बैठा होगा। तो इस अनुसार क्या हो गया, इसके अनुसार पंवार या परमार वंश का जो आदि पुरुष है वह कनकपाल हो गया। अब थोड़ा अगर हम यहाँ पे राहुल संकृत्यायन जी की बात करते हैं तो वह कनकपाल को आदि पुरुष नहीं मानते। राहुल संकृत्यायन अजय पाल को पंवार वंश का आदि पुरुष मानते हैं। तो एक फैक्ट आपसे यह भी पूछा जा सकता है। अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो यहां पर अगर इस पंवार वंश की स्थापना की बात करें तो यहां पर आपको एक स्थान मिलता है चांदपुर, जिसे हम वर्तमान में चांदपुर गढ़ी भी कहते हैं, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और यहां पर एक राजा राज करता रहा होगा जिसका नाम था भानु प्रताप। दोस्तों, यहां पर भानु प्रताप राज करता होगा और यही कहीं दूर से, यानी कहा जाता है कि कनकपाल नामक कोई राजा था जो धार नगरी या गुजरात से यहां आया था।
तो कनकपाल जो धार नगरी गुजरात से यहां आया था, लेकिन कुछ विवाद है। विवाद यह है कि या तो यह गुर्जर प्रदेश से आया होगा या फिर धार नगरी से आया होगा। कुछ विद्वान धार नगरी से मानते हैं और कुछ गुर्जर प्रदेश से मानते हैं। तो गुर्जर प्रदेश वाले क्यों कहते हैं? देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रदेश के संबंधित हमें एक बुक का पता चलता है जिसका नाम है द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर। यह जो पुस्तक है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी की है। तो वहां पे वह गुर्जर प्रदेश के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा गुर्जर प्रदेश से कनकपाल आया होगा, इसका प्रमाण हमें मिलता है जो आदि बद्री मंदिर है और गुजरात का जो सोलांकी मंदिर है उससे मिलता है, क्योंकि इन दोनों की जो शैली है समान बताई गई है। तो आदि बद्री मंदिर और गुजरात का जो सोलांकी मंदिर है, इन दोनों मंदिर की शैली एक समान होने के कारण यह माना जाता है जो कनकपाल है वह गुजरात गुर्जर प्रदेश से आया होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि यह गुर्जर प्रदेश कहां है। आप इस पिक्चर को देखिए, यह जो आपको पिक्चर दिख रही है ग्रीन कलर में, वह गुर्जर प्रदेश है, या गुर्जर इसे प्रतिहार वंश भी कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश। आपको जो बैंगनी कलर में दिखाई दे रहा है वह पाल वंश का है, और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वह राष्ट्रकूट वंश का है। यह पिक्चर रखने का मेरा मतलब यहां पे बेसिक यह था दोस्तों, अभी हाल ही में कनिक साहित्य के एग्जाम में यहां से एक प्रश्न बना था। प्रश्न यह था कि त्रिपक्षीय जो युद्ध होता है वह किन राजाओं के मध्य हुआ था या किन वंशों के मध्य होता था। तो इन्हीं तीनों वंशों के मध्य होता था, गुर्जर प्रतिहार के, राष्ट्रकूट के और पाल वंश के। तो इन्हीं तीन राजवंशों के मध्य यह त्रिपक्षीय युद्ध हुआ करता था। और गुर्जर प्रदेश की लोकेशन आपने देख ली, गुजरात क्षेत्र में, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में, कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ थोड़ा महाराष्ट्र में भी। तो गुर्जर प्रदेश की आपने लोकेशन भी देख ली। अब यह जो राजा था या तो धार नगरी से आया होगा या फिर गुर्जर प्रदेश से आया होगा। यह राजा उत्तराखंड की यात्रा में तीर्थ स्थान की ओर आता है, और तीर्थ स्थान की ओर आने पर उसकी जो भेंट होती है वो भानु प्रताप से होती है। और भानु प्रताप की एक बेटी यानी जो उसकी छोटी कन्या होती है, वैसे भानु प्रताप की दो कन्या होती है। बड़ी कन्या का विवाह राजपाल से कर देता है, कुमाऊं का एक कोई राजा होता है, और छोटी कन्या का जो विवाह है वो कनकपाल से कर देता है। और खुद बाद में क्या चला जाता है कि तीर्थ यात्रा में चला जाता है, बद्रीनाथ की यात्रा में चला जाता है, और फिर अपना जो राजपाट होता है वह कनकपाल को सौंप देता है। तो इस अनुसार पंवार वंश का या परमार वंश का जो संस्थापक है वह कनकपाल है। लेकिन कुछ विद्वानों का अलग ही मत है। वह बोलते हैं कि यह जो राजा था यानी जो कनकपाल था वह भानु प्रताप के यहां ना आया था, बल्कि कहां आया था, सोनपाल के यहां आया था। और सोनपाल के यहां यानी सोनपाल की भी बेटी थी जिसे हम भानु प्रताप की बेटी मान रहे हैं, और उसने विवाह किया था कनकपाल से और उसे चांदपुर का क्षेत्र दे दिया था। और यह जो बात बताई है वह हरिकृष्ण रतूड़ी ने बताई है। इसके अलावा बात करें जो एटकिंसन है वह भी यही बताते हैं कि सोनपाल के यहां आया था, ना कि भानु प्रताप के यहां। तो खैर यह विवादित है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा विकेट लिस्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह है विकेट वंशावली। तो इसके अनुसार हमें पता चलता है कि जो पंवार वंश का जो संस्थापक था तो वह कौन था? कनकपाल था, जिसने लगभग 11 वर्ष तक राज किया। और इसकी मृत्यु की तिथि की बात करें तो 756। देखिए दोस्तों, यह ईस्वी नहीं है, यह संवत है। तो यह संवत है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। हाल ही में आयोग ने संवत से एक प्रश्न दिया था जिसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। खैर, आयोग को ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। तिथि से संबंधित तो इतिहास में देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको हर जगह तिथि अलग अलग मिलेगी, क्योंकि विवादित होती है। खैर, कनकपाल पंवार वंश का पहला शासक था, सभी जानते हैं। और विकेट सूची के अनुसार इसने 11 वर्ष तक राज किया और 756 संवत में इसका निधन हो गया था। क्या? अब दूसरा है श्यामपाल, तीसरा है पांडुपाल और चौथा है अभिगत पाल। तो दोस्तों, आयोग इनका क्रम भी पूछता है, तो पहले चार को तो आपको याद करना है, कनकपाल, श्यामपाल, पांडुपाल, अभिगत पाल। कनक, श्याम, पांडु, अभिगत, तो 4 राजा यानी यहां पे ये हो गए। इसके अलावा यहां पर आपको एक नाम दिख रहा है 15वां राजा, जिसका नाम है सुरतिपाल। सुरतिपाल से केवल आपको यहां पे यह ध्यान रखना है कि चमोली के सुकुंड ग्राम में इसका एक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। तो अभिलेख हमें किसका प्राप्त हुआ है? सुरतिपाल का हुआ है। शायद यह पहला जो पंवार राजा है वह है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। सुरतिपाल का जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है वह सुकुंड ग्राम चमोली से हुआ है। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 21वां राजा विक्रमपाल, यह हमें कोई भी याद नहीं करना। हमें जो याद करना है वह करना हमें लखनपाल के बारे में। लखनपाल यानी 28वां राजा। लखनपाल की बात करें तो 23 साल इसने राज किया। और लखनपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हमें एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। तो लखनपाल यानी यहां से यह हो गया। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 34वें राजा जगतपाल की, तो यह हमको याद करना है। इन सभी राजाओं को आपको याद नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट है वह आपको याद करना है। तो जगतपाल 34वां राजा, क्योंकि इसका हमें एक ताम्रपत्र मिलता है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से।
तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि किस पंवार राजा का हमें एक ताम्रपत्र देवपहिया के रघुनाथ मंदिर से मिलता है, तो यानी यहां तक यह हो गया। इसके अलावा अब जो अन्य राजा है यानी राजा 37 से लेकर 54 तक आपको इसका कर्म होना चाहिए। साथ ही साथ अजय पाल का जो पहला था यानी आनंद पाल सेकंड, इसका कर्म भी आपको ध्यान रखना है। तो 36वां राजा आनंद पाल, 37वां अजय पाल, 38 कल्याण, फिर सुंदर, हंस, फिर विजय, और यहां पर आप इन सभी का कर्म देख सकते हैं। तो इन सभी का कर्म आपको याद करना है। अब दोस्तों आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अजय पाल का कार्यकाल कितने समय का था? 31 वर्ष का था, और इसकी जो मृत्यु हुई वो 1446 संवत में हुई। आप -57 कर देना, ईस्वी में इसकी तिथि आ जाएगी। यह विकेट सूची के अनुसार है, ना कि अगर हम अन्य बुक की बात करते हैं तो वहां पे तो आपको 1545 के आसपास दिखेगा, लेकिन यहां पर आपको 1390 के आसपास इसकी मृत्यु दिखाई देगी। खैर यह विकेट सूची के अनुसार है। अजय पाल के बाद कल्याण शाह, कल्याण शाह के बाद सुंदर, फिर आगे चलते लास्ट में यहां पे जो 54वां राजा था वह था प्रद्युम्न शाह। तो 37वां राजा अजय पाल। इसके अलावा अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट राजा है, 43वां राजा बलभद्र शाह, 44वां मान शाह, 45वां श्याम शाह, और बाकी यहां पे आप इनके कर्म देख सकते हैं। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनेंगे कि सर्वाधिक समय तक राज्य काल किस राजा का था? तो सर्वाधिक समय तक जो राज्य काल था वह प्रदीप शाह का था। यहां पे देखिए विकेट सूची के अनुसार प्रश्न ऐसा बनेगा कि विकेट सूची के अनुसार सर्वाधिक कार्यकाल किस शासक का था? तो यह जो काल था यह था प्रदीप शाह का, जो 51वां राजा था और 63 साल तक इसने राज किया। फिर पृथ्वीपति शाह जिसने 62 साल तक राज किया, यानी 47वां शासक। और सबसे कम की बात करें तो उपेंद्र शाह, केवल 1 साल इसने राज किया, और कांदीपाल जिसने 5 साल राज किया। तो विकेट सूची से केवल आपको यह ध्यान रखना है, अजय पाल से यानी 36वें राजा से लेकर 54वें राजा तक इनका कर्म भी याद करना है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं जो पंवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है। पंवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे बड़ा जो होता था वो राजा होता था, और राजा के बाद जो छोटा होता था यानी उससे नीचे होता था वह वजीर होता था। अब राजा जो है उसे बोलंदा बद्रीश भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर कोई तीर्थ यात्रा में आता है और बद्रीनाथ नहीं जा पाता है तो वह अगर राजा का दर्शन कर ले तो वही बद्री भगवान के समान है। उस समय यह प्रचलन था। तो पंवार के राजा थे जो, उन्हें बोलंदा बद्रीश भी कहा जाता था, और राजा से जो छोटा पद होता था वह वजीर का होता था। और वजीर की बात करें इसका मतलब था मुख्तार, या वर्तमान में हम कहें मुख्यमंत्री या सीएम। तो दूसरा पद वजीर या मुख्तार होता था जिसे मुख्यमंत्री भी कहते थे। अब इनके बाद कुछ अन्य पद आते हैं, जैसे बात करें एक आता दफ्तरी। दफ्तरी की बात करें तो राजस्व विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। इसका काम क्या होता था? जो राज्य आज्ञा है उनका फरमान जारी करना। तो राज्य आज्ञाओं का फरमान जारी करने का जो कार्य है यह राजस्व विभाग का जो प्रमुख भी होता था यह दफ्तरी होता था। इसके अलावा भी यहां पर एक दीवान होता था। दीवान से नाम ही पता चल रहा है कि यह आय व्यय का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। फिर तीसरा यहां पे देखिए दोस्तों, यह है बख्शी। यह थोड़ा अलग है, आपसे पूछा जा सकता है। यह सेना का एक वेतन अधिकारी होता था। सेना को क्या वेतन दिया जाएगा, कौन सी भूमि दान दी जाएगी, कौन सी भूमि जागीर दी जाएगी, यह जो निर्णय लेता था बख्शी का होता था। तो सेना का वेतन अधिकारी बख्शी हो गया। और इसके अलावा बात करें फौजदार की, तो परगने का जो प्रमुख सेना अधिकारी था वह फौजदार था, जिसे परगने में न्याय और दंड देने का अधिकार होता था। तो वजीर के बाद दफ्तरी, दीवान, बख्शी, फौजदार, यह लगभग समान लेवल के हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें एक मिलता है गोलदार, हमें प्रशासनिक पद। गोलदार होता था राजधानी का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी, यानी राजधानी की सुरक्षा करने का जो जिम्मा होता था ये गोलदार के उसमें होता था। इसके अलावा एक चंड नाम मिलता है, और चंड का मतलब होता था जो राज्य में एक संदेशवाहक। तो राज्य में संदेशवाहक को चंड कहा जाता था। तो प्रशासनिक शब्दावली ये होगी। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा थोकदार, जमींदार, कमीण, सयाना या गुठरे, इन सभी का जो कार्य होता था वह राजस्व वसूली करने का होता था। आप थोकदार कहें, जमींदार कहें, कमीण कहें, सयाना कहें या गुठरे कहें, इन सभी का कार्य भूमि से जो राजस्व वसूली है उसे करने का होता था। और इसके अलावा अगर बात करें रोंद, आप सभी जानते हैं सेना में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता था उसे भूमि दान दी जाती थी, उसे कहा जाता था रोंद या रोंद भूमि। तो पंवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था यही तक थी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल हमें इतना ही पढ़ना है जितना हम याद कर पाए। तो आज केवल इतना याद करना है, और कल की वीडियो में हम अजय पाल से करेंगे, और फिर हम जो राज्य का जो धार्मिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, वह भी पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके 10-15 क्लास में पंवार वंश को कंप्लीट कर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो पे, और हमसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।